मिथकों से विज्ञान तक पार्ट 4। इसमें हम जानेंगे कि साइंस ने कैसे उन बड़े क्वेश्चन से डील किया जिन क्वेश्चंस को कई सारी सभ्यताओं ने कई सारे धर्मों ने अपने तरीके से डील किया है, उनके जवाब दिए, लेकिन साइंस ने कैसा जवाब दिया ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल शुरू होता है द इल्यूजन ऑफ मिरेकल से। इसमें जैसे जैसे साइंस ने किसी भी घटना के होने के पीछे के एक्सप्लेनेशन दिए ना, वैसे-वैसे वहाँ से ऑफ मिरेकल खत्म होता चला गया। जैसे कि तुम्हें अगर ना पता हो कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो तुम्हें वो एक मैजिक लगेगा। कोई भी घटना जो तुम्हें लग रहा है कि जादू है, वो रियलिटी में जादू नहीं है, वो तुम्हें नहीं पता है उसकी एक्सप्लेनेशन। जैसे ही हमें किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलती है, मैजिक तुरंत समाप्त हो जाता है। दैट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल, द इल्यूजन ऑफ मिरेकल। पहले जो माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसको हम टोलेमिनी मॉडल कहते हैं। लेकिन जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है। एंड हीलियोसेंट्रिज्म की ओर हम बढ़े कि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य केंद्र में है। फिर जब न्यूटन आए तो न्यूटन ने बताया कि अ, ये पूरी की पूरी जो हमारी गैलेक्सी है उसमें के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण सभी प्लैनेट एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स के कारण स्टेबल हैं। और जो हमारा यूनिवर्स है वो एक स्टेबल यूनिवर्स है, वो उसमें ना ही कोई फैलाव हो रहा है, ना ही परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जैसे ही आइंस्टीन आए तो आइंस्टीन की जब थ्योरी आई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें हमें पता चला कि नहीं, यूनिवर्स तो फैल रहा है। तो ये हमारा यूनिवर्स का मॉडल है कि यूनिवर्स है कैसा। फिर हमने जब आइंस्टीन का मॉडल जो रिलेटिविटी को हमने वेरीफाई करने का कोशिश किया, तो वहाँ पर एक टर्म आई, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में क्या होता है कि जब कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्लैनेट है या कोई स्टार हो, उसके पास से जब कोई लाइट गुजरती है किसी दूसरे स्टार का, तो वो उसे बेंड कर देता है। बेंड करने के बाद वो स्टार अपनी पोजीशन पर नहीं दिखता है, दूसरे पोजीशन पर दिखता है। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जिससे हमने ये वेरीफाई किया कि हाँ, आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी है वो काम करती है, इट्स ट्रू, वो ट्रू है, जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा हम जानते हैं। लेकिन सवाल ये आता है ना कि हमें पता कैसे चला कि 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग की घटना हुई थी, ये टाइमलाइन कैसे हमने निकाला? तो इसको समझो कि जैसे ही हमें पता चला कि जॉर्ज लेमेंत्रे और एडविन हबल की खोज से हमें ये पता चला कि जो यूनिवर्स है वो तो फैल रहा है। जब फैल रहा है इसका मतलब ये होगा, अगर हम इसको रिवर्स करें, उल्टा करें, तो कभी ना कभी ये तो एक पॉइंट पे रहा होगा ना। तो उसी कैलकुलेशंस मतलब उसके फैलने की रफ्तार को हमने रिवर्स करके कैलकुलेशन किया और पता लगाया कि हाँ, आज से 13.8 बिलियन साल पहले जितना भी मैटर है सब का सब एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड था। फिर वो पॉइंट पे कंसंट्रेटेड से बिग बैंग हुआ। बिग बैंग का मतलब ये मत समझना कोई ब्लास्ट हुआ है, परमाणु बम फूटा। ठीक है? हम बस ये जानते हैं कि हाँ, ये इतना साल पहले सारे के सारे मैटर एक पास थे, फिर वो फैलना शुरू हो गए। तो फैलना शुरू हुए तो स्टार्टिंग का जो 1 सेकंड था वो कैसे रहा, ये तक हम जानते हैं। साइंस ये तक जानता है कि बिग बैंग से लेकर के वो 1 सेकंड कैसे रहा है। जैसे कि जब बिग बैंग हुआ उससे लेकर के 10 टू द पावर -43, इट्स मीन 1 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 43 जीरो लगाओ। इतना छोटी वैल्यू के समय हमें ये पता था कि वहाँ पर भरमार ऊर्जा थी, ग्रेविटेशनल बहुत हाई था और वहाँ का टेम्परेचर 10 टू द पावर 32 केल्विन था। 10 टू द पावर 32। फिर क्या हुआ, फंडामेंटल फोर्सेस अलग हुए। फिर 10 टू द पावर -36 सेकंड पर ब्रह्मांड जो था वो 10 टू द पावर 26 टाइम्स फैल चुका था, इतना बड़ा ब्रह्मांड हो चुका था। फिर 10 टू द पावर -5 से लेकर के 1 सेकंड के अंदर क्या हुआ, मैटर बनना शुरू हो गया। तुम जानते हो एनर्जी मास इक्विवेलेंट फॉर्मूला इक्वल टू एमसी स्क्वायर, जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। तो मास बनना शुरू हो गया था। एंड जब मास बना तो उसमें सुपरनोवा, जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ, आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले और बिग बैंग से 9.2 बिलियन वर्ष बाद।
जब सुपरनोवा एक्सप्लोज़न हुआ, तो सुपरनोवा एक्सप्लोज़न जब तारे मरते हैं, उसको हम कहते हैं। तो जब सुपरनोवा एक्सप्लोज़न हुआ, तो उसमें से 99.86% जो था मटेरियल, उससे हमारा सन बना। सन बना और सन बना तो वो इतना गर्म कैसे हो गया? जानते हो न्यूक्लियर फ्यूज़न, जब परमाणु आपस में मिलते हैं, तो वो एक हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारा सूरज बना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो 99.86% मटेरियल से हमारा सूरज बना, और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर, और जितने भी अ, उपग्रह हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, वो सिर्फ़ 0.1% से ही बने, और हमारी पृथ्वी भी 0.1% में से ही बनी है। ऐसा नहीं था कि अर्थ बन गया तो वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। अर्थ भी कुछ-कुछ टाइम पीरियड से गुज़री है। जैसे कि सबसे पहले अ, हेडियोन हेडियोन युग जो था, उसमें क्या हुआ कि जो हमारी पृथ्वी थी वो बहुत हॉट थी। वहाँ पर लगातार एस्टेरॉयड-मेटेरॉयड की बमबारी होती रहती थी, और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था। इसी टाइम पीरियड में, हेडियोन युग में, अ, जो मून का निर्माण है वो पृथ्वी से जो भी भाग टूट करके अलग हुआ, उससे हमारी मून बना था। फिर आर्कियन युग आता है, जब समुंदर बनते हैं, समुद्र ठंडा होता है और वहाँ एककोषीय जीव उत्पन्न होते हैं। फिर से अ, प्रोटोज़ोइक युग आता है, उसमें ऑक्सीजन की भरमार बढ़ती जाती है, एंड फिर से फेनोरोज़ोइक युग आता है, जिसमें डायनासोर, बहुकोषीय जीव, मैमल्स का विकास होता है। तो पृथ्वी के भी फ़ेजेज़ रहे हैं, तब जाकर के कहीं न कहीं इंसान आया है पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पृथ्वी आई और उसके ऊपर ह्यूमन या फिर एनिमल्स आने लगे। उसे कुछ फ़ेजेज़ से गुज़री है, जैसे हम हैड्रियन, आर्कियन, प्रोटोज़ोइक और फेनोज़ोइक जो टाइम पीरियड है, उसके अनुसार घटनाएँ हुई पृथ्वी पर। सब जानते हैं पृथ्वी का टेम्परेचर पहले बहुत अधिक था, मून था नहीं, तो मून पृथ्वी के हिस्से टूटे तब अलग हो गए हैं। फिर से इसमें हम अ, टेक्टोनिक ड्रिफ्ट के बारे में भी जानते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे पास में आई, फिर से कैसे दूर गईं। इसके ऊपर हम एक-एक वीडियो बनाएँगे, हैड्रियन युग, आर्कियन युग, प्रोटोज़ोइक युग और फेंट्रोज़ोइक युग जो है, इसके ऊपर हम एक-एक वीडियोज़ बनाएँगे, जिससे हम समझ सकें कि इनके टाइम पीरियड्स में क्या-क्या हुआ था पृथ्वी के साथ। फिर से अगर तुम ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, उसको समझना चाहो तो एक और तरीका है कि अगर हम ब्रह्मांड को अ, बिग बिलियन को अगर 1 जनवरी को माने कि बिग बिलियन 1 जनवरी को हुआ था, और पूरे टाइम पीरियड को एक हमने कैलेंडर में अगर बना दिया 1 साल के कैलेंडर में, तो मई में हमारी मिल्की वे का जन्म हुआ था, और 2 सितंबर को पृथ्वी का जन्म हुआ था, और 14 जनवरी को अ, फर्स्ट कह सकते हो एनिमल एनिमल तो कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि हम एनिमल की बात जब भी करते हैं तो हमें लगता है कि एनिमल्स आर द गाय, भैंस, एनिमल्स जो बहुकोषीय हैं। लेकिन 14 मतलब जीवन, जो टिपिकल जीवन है, उसकी शुरुआत हो गई थी 14 सितंबर को। लेकिन मनुष्य जो है ना, वो 31 दिसंबर को कहीं आया था। 29 को डायनासोर का जन्म हुआ था, 29 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को लास्ट दिन 31 दिसंबर रात के 10:15 पर जो ग्रेट एप्स थे हमारे पूर्वज, उनमें हम अलग हुए थे। फिर से 11 बजे रात को होमो सेपियंस अफ्रीका में विकास हुआ था, होमो सेपियन का। फिर 11:58 जो मानव का महाद्वीप में फैलने लगे थे हम। हमारे पास जो पूरी मानव सभ्यता, कृषि, धर्म, युद्ध और जितने बड़े-बड़े ह्यूमन के द्वारा बनाए गए आविष्कार, खोज है ना, वो लास्ट के 16 सेकंड के अंदर हुए थे। अब यहाँ पे हम एक और सवाल उठा सकते हैं कि जब यूनिवर्स इतना पुराना है, तो हमें लास्ट के 16वें सेकंड में क्यों लाया गया था? अगर यूनिवर्स हमारे लिए बनाया गया था, तो हम लास्ट के 16 सेकंड पे क्यों आए? हम और पहले क्यों नहीं आए? अब आर्गुमेंट तुम ये भी कर सकते हो, नहीं पहले स्थिति वैसी नहीं थी, तो जो हमने बनाया तो वो स्थिति ऐसे क्यों रखा?
उसको तो अच्छे से रख सकता था ना कि और पहले उत्पन्न हो गए होते तो हम आगे और इस समय तक कितना ज़्यादा विकास हम कर चुके होते। ऐसे एक्सप्लेन किया साइंस ने कि ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी पर कैसे-कैसे टाइम पीरियड्स में जीव आए। उसके बाद आगे जब कैसे ह्यूमन विकास हुए तो उसको पढ़ने के लिए तुम डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ोगे तब पता चल जाएगा कि हाँ, कैसे एकोस्किया जीव या फिर कैसे अ, दूसरे जीवों से दूसरे जीव का निर्माण होता है। तो साइंस यहाँ से डिवाइड होने लगता है कि हाँ एनिमल के लिए अलग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे-कैसे जीवों का उत्पत्ति कैसे हुई कोई और बताता है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई वो कोई और बताता है एंड बाकी ग्रहों के बारे में क्या होता है वो कोई और बताता है। तो ये चीज़ें हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर काम करके हमें बताते हैं कि हाँ, ये क्या-क्या चीज़ें हुई, यहाँ से विभाजन शुरू हो जाता है। तो इसके आगे की कहानियाँ हम और आगे साथ में समझेंगे कि ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, तो ह्यूमन कैसे हम बंदरों से हमारा विकास कैसे हुआ। टेक्निकली यह कहना कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, हमारा उनसे विकास हुआ है, ये गलत है थोड़ा क्योंकि हम इसमें देखेंगे डार्विन की जो किताब पर बनी हुई जो फ़ोटो है, वो कैसे गलत है एंड ये था चौथे चैप्टर में। जैसे कि इस चैप्टर में समझो कि कैसे साइंस अलग रहा। जैसे कि धर्म और रिलीजन जो पहले की सभ्यताओं ने जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए, वो फेथ, बिलीफ पर थी। लेकिन साइंस ने जो जवाब दिया वो एविडेंस और लॉजिक पर था। साइंस ने कहा कि आज से पृथ्वी की उत्पत्ति इतने बिलियन ईयर पहले हुई तो उसके हमारे पास एविडेंस हैं। जीव फर्स्ट जो एनिमल इस समय आया तो उसके हमारे पास एविडेंस है। लेकिन जो भी धर्म और दूसरी सभ्यताओं ने कहे कि इंसान को बनाया गया है, 7 दिन में बनाया गया है, अंडे से निकला है, दूध से बना है एंड ये सारे के हमारे पास एविडेंस नहीं है ना, तो साइंस यहीं अलग हो गया कि साइंस के पास एविडेंस है, रिलीजन के पास एविडेंस नहीं है। दूसरा अंतर ये है कि रिलीजन में जो भी सवाल कह दिए गए हैं, वो एक ट्रूथ है, स्टैटिक ट्रूथ की तरह कि वो तो है ही है, उन्हें तो बदला नहीं जा सकता, बदल ही नहीं सकते। लेकिन साइंस कहता है कि नहीं, साइंस में जब हमारे पास नए एविडेंस मिलेंगे, तो हमारा जो सत्य है, ट्रूथ है, वो बदलता चलता चला जाएगा एंड इट्स अ बेटर थिंग एंड साइंस के अंदर हम बिना प्रमाण के कुछ नहीं मानते हैं। हम फाल्सिफाइबिलिटी कॉल पॉपर की जो असत्यता का सिद्धांत है, उससे साबित होने साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं साइंस में, जबकि रिलीजन में डॉगमेटिक है, बिना प्रमाण के हम चीज़ें मान लेते हैं। So that's the main difference between the explanation about universe and explanation about how human evolve. रिलीजन ने जो दिया वो और साइंस ने जो दिया वो इसमें फंडामेंटली डिफरेंस क्या है और आप पे ऊपर है आप किसके पक्ष में जाना चाहते हैं आप एविडेंस और लॉजिक के पीछे जा करके साइंस के द्वारा दी गई एक्सप्लेनेशन को मानना चाहते हैं या फिर फेथ और बिलीफ के पीछे जा करके आप रिलीजन के द्वारा दी गई उन एक्सप्लेनेशन को मानते हैं जिनके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है एंड इट्स ऑल अप टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।